Hello friends, welcome back to our channel. I am Poonam Chaudhary and in this video we are going to learn about biological classification. So biological classification is a process by which we classified or divide the organisms into different groups on the basis of their different characteristics. Okay, तो अर्लीस्ट टाइम इन एंशियंट टाइम जो लिविंग थिंग्स होते थे उनको क्लासिफाइड किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेस. सो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो था वो नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था, उसमें कोई साइंटिफिक बेस नहीं था उनको क्लासिफाइड करने के लिए. जिनका जैसा यूज उसको उस तरह से क्लासिफाइड कर दिया गया. जैसे जो ऑर्गेनिजम्स फूड प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, जो शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, जो क्लोथिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया गया. इस तरह से और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड किया जाता था. बट सबसे फर्स्ट जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन हुआ वो गिवन बाय एरिस्टोटल. एरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किया. मीन्स उनका एक बेस था क्लासिफाइड करने के लिए ऑर्गेनिजम्स का, और उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया. उनको जितने भी ऑर्गेनिजम्स पता थे उन सबको उन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. पहला प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट्स. ओके, प्लांट्स को देखा उन्होंने, उनके हैबिट्स जैसे थे उसके बेसिस पर उन्होंने उसको क्लासिफाइड किया. हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, जो बहुत छोटे थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे, उनको उन्होंने हर्ब्स की कैटेगरी में रखा, जैसे मिंट प्लांट, तुलसी, कोरिएंडर, ये सबको उन्होंने एक ग्रुप में रखा जो बहुत छोटे थे, जिनके स्टेम्स ग्रीन होते थे. और श्रब्स जो थोड़े हाइट में होते थे, जो झाड़ी की जैसे होते थे, जिनके स्टेम्स जो होते थे वो थोड़े वुडी होते थे. और ट्रीज जो कि काफ़ी बड़े होते थे और बहुत स्ट्रांग होते थे और जिनके लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता था. तो इस तरह करके उन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. एनिमल्स को उन्होंने डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी. ठीक है, जो हैबिट के बेसिस पर प्लांट्स में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स को उन्होंने आरबीसी के बेसिस पर डिवाइड किया. एनिमल्स को भी 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, वैसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसी प्रेजेंट था और वैसे एनिमल्स जिनके पास आरबीसी एब्सेंट था. तो जिनके पास आरबीसी एब्सेंट था उसको उन्होंने कहा अनीमा. ओके, इनके पास आरबीसी एब्सेंट था और इनका ब्लड जो था वो रेड नहीं था. दूसरा ग्रुप था इनेमा. इनेमा में आरबीसी प्रेजेंट थे और उनका जो ब्लड था वो रेड था. तो इस तरह उन्होंने क्लासिफाइड किया, बट ये उतना ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था. फिर आगे चल के और भी साइंटिस्ट आते गए और फिर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनता गया. तो उसी तरह से कुछ साइंटिस्ट हमारे पास आए. जैसे सबसे पहले आए कैरोलस लीनियस. कैरोलस लीनियस ने फिर से स्टडी किया और सारे ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एनिमल्स एंड प्लांट्स. हम सबको डिटेल में देखेंगे, अभी एक इंट्रोडक्शन है. ओके, उसके बाद दूसरे एक साइंटिस्ट आए अर्नस्ट हैकल. उन्होंने भी इसको स्टडी किया, एनिमल्स और प्लांट्स को, और उसके बाद उसमें उन्हें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स मिले जो ना ही एनिमल्स में फिट हो रहे थे ना ही प्लांट्स में फिट हो रहे थे. तो उन्होंने एक तीसरा किंगडम बना दिया और उन सारे ऑर्गेनिजम्स को निकाल के उसमें रख दिया और उसका नाम रखा प्रोटिस्टा. ओके, उसके बाद फिर से एक साइंटिस्ट आए कॉपलैंड. कॉपलैंड ने फिर से इन तीनों किंगडम्स को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने इस प्रोटिस्टा को स्टडी किया था. और प्रोटिस्टा को स्टडी करने के बाद उन्हें कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिले जो कि काफ़ी डिफरेंट थे, जो प्रोकैरियोटिक थे और सिंगल सेलुलर थे. तो उन्होंने एक अलग किंगडम बनाया और उसका नाम रखा मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं. उसके बाद नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था आर.एच. व्हिटेकर, और उन्होंने फिर सबको स्टडी किया और उन्होंने भी इस प्रोटिस्टा में पाया कि एक और ऑर्गेनिज्म है डिफरेंट, जो कि अलग तरह से बिहेव करता है और वो प्रोटिस्टा के लायक नहीं है, जो था फंजाई, जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग था. वो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन शो करते थे. तो इसीलिए उन्होंने इस फंजाई को एक अलग किंगडम में रखा और इस तरह से कुछ 5 किंगडम्स हमारे पास आ गए और उन्होंने इस 5 किंगडम को अरेंज कर दिया. उन्होंने सबसे पहले रखा मोनेरा को और उसके बाद फिर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे, देन एनिमेलिया, सबको अरेंज कर दिया. तो ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है टिल नाउ. ओके, लेकिन फिर भी आगे साइंटिस्ट आते जाते हैं और स्टडी करते जाते हैं. तो 1994 में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कार्ल वूज, और उन्होंने इस मोनेरा को स्टडी किया था और उन्होंने 6 किंगडम सिस्टम बनाया. मीन्स उन्होंने एक छठा सिस्टम भी बनाया, और वो क्या था कि इस मोनेरा को उन्होंने 2
किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, एक आर्किया एंड दूसरा था यूबैक्टीरिया। उन्होंने इसको 2 किंगडम्स में डिवाइड किया। आर्किया में सारे आर्की बैक्टीरियाज आते हैं और यूबैक्टीरिया में सारे ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। ये अपने सेल वॉल के कारण डिफरेंट हैं, ये बहुत ही अलग होते हैं एक दूसरे से। और उन्होंने ये 5 किंगडम को 3 डोमेन में भी डिवाइड किया था। 3 डोमेन मीन्स किंगडम से भी बड़ा एक डोमेन बनाया उन्होंने, जिसमें ये 5 के 5 अरेंज हो सकते हैं। वो कौन कौन सा था? सबसे पहला था आपका आर्किया, ठीक है, आर्किया में सारे आर्की बैक्टीरिया आते थे। दूसरा डोमेन था आपका यूबैक्टीरिया, जिसमें सारे ट्रू बैक्टीरिया आते हैं। और तीसरा डोमेन है उनका जिसमें आपके ये 4 आपके आ जाते हैं। कौन कौन से? फंजाई, लेकिन उन्होंने इसका नाम रखा था यूकैरिया, यूकैरिया, ठीक है, यूकैरिया। तो यूकैरिया में उन्होंने इन 4 को रखा था। किसको रखा था? फंजाई, प्लांटे, प्रोटिस्टा एंड एनिमेलिया। तो ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरोलस लीनियस ने बनाया था, उसमें उन्होंने किसको किसको रखा था? प्लांटे में उन्होंने बैक्टीरिया को भी रखा, जो कि बैक्टीरिया क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और प्रोकैरियोटिक है। ओके, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया को रखा, ये भी यूनिसेल्युलर है एंड प्रोकैरियोटिक है। डायटम्स को रखा, जो कि यूनिसेल्युलर्स हैं लेकिन यूकैरियोटिक्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं एंड यूकैरियोटिक्स हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स भी यूनिसेल्युलर हैं एंड यूकैरियोटिक्स हैं। ओके, यूग्लिना भी क्या है? यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट्स। फंजाई क्या है? यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर बट यूकैरियोट्स। एल्गी यूनिसेल्युलर, यूकैरियोट्स। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जो कि सारे मल्टीसेल्युलर हैं एंड यूकैरियोट्स हैं। ओके, उन्होंने सबको एक साथ रखा। एनिमेलिया में उन्होंने किसको किसको रखा? अमीबा, जो कि एक यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोटिक है। पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोटिक है। इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स को उन्होंने एनिमल्स में रखा था, जो कि मल्टीसेल्युलर होते हैं एंड यूकैरियोट्स होते हैं। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि उन्होंने इसमें क्या किया था कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के साथ प्लेस्ड किया था। दे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड विथ मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड विथ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया गया, उसको मान्यता नहीं दी गई। इसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी थे, जैसे कि यूग्लिना। आप यूग्लिना को जानते हो, यूग्लिना के पास क्या होता है? यूग्लिना के पास होता है फ्लैजेला। अब फ्लैजेला आप जानते हो कि किसके कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? ये एनिमल लाइक फीचर है, ठीक है, एनिमल लाइक, जो कि उन्होंने यूग्लिना को प्लांट में रखा है। अब प्लांट में होने के लिए उसके पास फ्लैजेला नहीं होना चाहिए था, इसीलिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल है। नेक्स्ट, इसके पास सेल वॉल भी होता है और ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं, और सेल वॉल भी प्लांट के पास होता है। तो ये हो गए प्लांट लाइक कैरेक्टर। तो इसके पास एनिमल लाइक फीचर भी है, प्लांट लाइक फीचर भी है, दैट्स वाई इट इज कंट्रोवर्शियल, और इसको उन्होंने उठा के प्लांट में रख दिया था। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड के पास क्या होता है? स्लाइम मोल्ड आपका, इसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, नो सेल वॉल। ओके, और उसके बाद ये क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ। ओके, नो सेल वॉल एंड हेटेरोट्रॉफ, ये दोनों आपके एनिमल लाइक कैरेक्टर्स हैं, एनिमल लाइक फीचर है। बट ये स्लाइम मोल्ड का जो अपीयरेंस होता है वो अपीयरेंस प्लांट लाइक होता है, ठीक है, अपीयरेंस कैसा होता है? प्लांट लाइक। तो इसलिए ये भी कंट्रोवर्शियल है। क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? इसके पास भी फ्लैजेला प्रेजेंट है, फ्लैजेला जो कि एक एनिमल कैरेक्टर है, बट ये फोटोसिंथेसिस करता है, ओके, जो कि एक प्लांट कैरेक्टर है। तो ये तीनों जो थे ये कंट्रोवर्शियल थे और इसीलिए इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नाउ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विच इज मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम एवर।
ओके ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट होने वाला सिस्टम है टिल नाउ, गिवन बाय R.H. विटेकर। उन्होंने इस सिस्टम को बनाया था और उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का? उनका क्लासिफिकेशन का बेसिस था पहले सेल वॉल। ओके, सेल वॉल जो कि प्रेजेंट हो सकता है और एब्सेंट हो सकता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें सेल वॉल आपका क्या हो सकता है? प्रेजेंट और एब्सेंट। जिस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है वो अलग ग्रुप में जाएंगे, जिसमें एब्सेंट है वो अलग ग्रुप में जाएंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स या तो वो मल्टी सेल्यूलर हो सकते हैं या फिर वो यूनिसेल्यूलर हो सकते हैं, और इस बेसिस पर उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है? ऑटोट्रॉफ हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के टाइप हैं। हेटेरोट्रॉफिक में भी न्यूट्रिशन मोड ऑफ ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आपका सेक्सुअल भी हो सकता है एंड असेक्सुअल भी हो सकता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपके हेटेरोट्रॉफ हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है या फिर ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। ओके, उसके बाद उन्होंने देखा था फाइलोजेनेटिक या एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, कि कौन सा ऑर्गेनिजम्स किसके कौन से एंसेस्टर से वो मिलता जुलता है। जैसे हमें बोला जाता है ह्यूमन को कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो चिंपैंजीज थे, तो उस तरह से हम उसका फाइलोजेनेटिक एक हिस्ट्री निकालते हैं जिससे वो पता चलता है कि वो कहाँ से वो चलता आ रहा है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। उस बेसिस पर भी उसको क्लासिफाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया उसके हिसाब से उन्होंने जितने भी यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे उसको प्रोटिस्टा में उन्होंने रखा था, जबकि कैरोलस लिनियस ने जो बनाया था उसमें उन्होंने सबको एक प्लांटे में ही डाल दिया था और एनिमेलिया में, एमीबा और पैरामीशियम को उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिया था, जो कि फर्दर आगे जाके जब R.H. विटेकर ने इसको क्लासिफाइड किया और अरेंज किया तो अमीबा और पैरामीशियम जो थे वो फिर से वापस किस में चले गए? प्रोटिस्टा में चले गए। तो इस तरह से करके हमारा कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम तैयार हुआ था। अब हम आने वाले वीडियोस में एक एक करके जितने भी क्लास किंगडम्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, and if you like the video then hit the like button and do subscribe my channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।